गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं पुनः आपको भारतीय जनसंहिता के आपको स्पष्ट कर देते हैं। इस सेक्शन को हम लिखते हैं, हम देखिए भारतीय जनसंहिता के भारतीय जनसंहिता में पिछले 2 कक्षाओं में आपसे डिस्कस हुआ। उसमें हमने आपको कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा किया था। कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट का आज अंतिम जो है क्लास है। यदि इसके पहले आप लोगों में से किसी को भी, जितने लोग हैं, नहीं समझ में आया है तो हमारे नंबर पर आप कॉल करके इस संबंध में कभी भी आप जो है अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। जहां तक आज अंतिम है, इसमें आपको भारतीय जनसंहिता में ऐसे उपबंधों की व्याख्या किया गया है, भारतीय जनसंहिता में ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या किया गया है कि जो एक प्रकार से आप जान लीजिए कि आशय पर, इंटेंशन के आधार पर, व्यक्ति के कार्य के मानसिक संतुलन के आधार पर, मानसिक आशय के आधार पर, इंटेंशन के आधार पर या उसके उद्देश्य के आधार पर अपराध में जो दंड का विधान है, उस दंड के विधान के अनुसार उसको दंड देने का जो उपबंध बताया गया है, इसको कहते हैं आनीक उत्तरदायित्व, कॉन्स्ट्रक्टिव लायबिलिटी। कॉन्स्ट्रक्टिव लायबिलिटी से तात्पर्य है कि परोक्ष उत्तरदायित्व। परोक्ष उत्तरदायित्व से तात्पर्य है कि व्यक्ति उस आपराधिक कार्य में किसी न किसी रूप में सहभागी रहा हो तो वह परोक्ष उत्तरदायित्व के अनुसार दोषी माना जाएगा। परोक्ष उत्तरदायित्व जो है कॉन्स्ट्रक्टिव लायबिलिटी, ये कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट को मिला करके कॉन्स्ट्रक्टिव लायबिलिटी बनती है। आनीक उत्तरदायित्व कैसे बनता है? व्यक्ति का कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के मिला करके कॉन्स्ट्रक्टिव लायबिलिटी बनता है। इस कॉन्स्ट्रक्टिव लायबिलिटी के लिए, आनीक उत्तरदायित्व के लिए, परोक्ष रूप से उत्तरदायित्व के लिए, जैसा कि हमने पिछली बार देखा था पिछली कक्षाओं में कि 2 धाराओं में, मुख्य रूप से सेक्शन धारा 34 और 149 में, आपकी परीक्षा के उद्देश्य से जो सेक्शन 34 से 149 जो पूछा जाता है, इसमें है कि सामान्य आशय किसे कहते हैं, सामान्य आशय सामान्य उद्देश्य में अंतर बताइए, सामान्य आशय उद्देश्य को परिभाषित करिए। लेकिन दूसरा प्रश्न बनता है कि भारतीय जनसंहिता में आणविक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की व्याख्या करिए। अगर आपको आणविक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की व्याख्या करना है तो आपको निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत आपको जो है यहाँ देखना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, आपको मिलेगा सेक्शन 34, सेक्शन 35, सेक्शन 36, सेक्शन 37, सेक्शन 38 और 107, 120 बी, इसके बाद 149, 120, 107 बाद 114, 149, 120 बी। इन धाराओं के अंतर्गत आपराधिक कृत्य के लिए व्यक्ति को आणविक उत्तरदायित्व, कॉन्स्ट्रक्टिव उत्तरदायित्व के अनुसार किसी न किसी रूप में दंडित किया जाता है। आणविक उत्तरदायित्व से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति कोई अपराधिक कार्य करता है तो उस अपराधिक कार्य में किसी न किसी रूप में वह सहभागी हो, चाहे मानसिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, या षड्यंत्र द्वारा, उसका आहट द्वारा, या तो घटनास्थल पर उपस्थिति द्वारा, या अंशतः कार्य द्वारा, या अंशतः लोभ द्वारा, या किसी परिणाम को जानते हुए कोई कार्य करने के दायित्व के अनुसार यह आणविक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसके पहले आप देखे थे भारतीय
विधान संहिता 1134 से कहता है सामान्य आशय को अक्सर करते हुए कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य का दायित्व, जबकि कोई आपराधिक कार्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अक्सर करने किया जाता है, तो उस कार्य में हर व्यक्ति उसी प्रकार दायित्व का अधीन होगा। ये है, इसको आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसमें एक केस थी वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग इम्परर। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग इम्परर वाले केस में प्रीवी काउंसिल के समक्ष जब मामला गया, उस केस का फैक्ट आप जैसा जानते हैं कि पोस्टमास्टर हत्याकांड में वीरेंद्र कुमार घोष भी उसमें सम्मिलित थे, जिसमें 3 लोग और थे। वीरेंद्र कुमार घोष बाहर थे और रिवॉल्वर से उन्होंने पिस्तौल से गोली नहीं चलाई थी, उनके साथियों ने गोली चलाई थी, लेकिन इंटेंशन सबका एक था, बैंक पोस्ट ऑफिस को लूटना। लूट में अगर मतलब अपने घातक अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित होकर लूट रहे हैं, उसमें जो है कि हत्या होती है तो कॉमन इंटेंशन के तहत सबको दोषी माना जाएगा। वीरेंद्र कुमार घोष को भी सजा उसी अनुसार सेक्शन 34 अनुसार 34/302 के अंतर्गत उनको भी दोषी माना गया। तो अब वीरेंद्र कुमार घोष ने कहा कि मैं खड़ा था, मैं जो है कि मतलब घटना स्थल पे मैं था उपस्थित, लेकिन जो है मेरा आशय नहीं था, न ही मैं जो है कि गोली चलाया था, मैं गोली में था, मेरा रोल अलग हो जाए और मुझे जो है कि हत्या के लिए दोषी न माना जाए। इनका क्या नाम था कि ये मेरा रोल अलग है और मुझे हत्या के लिए दोषी न माना जाए। प्रीवी काउंसिल ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो आणविक उत्तरदायित्व बताया गया है, कॉन्स्ट्रक्टिव लायबिलिटी के अनुसार, आणविक उत्तरदायित्व के अनुसार ये आपका सेक्शन 34 जो सामान्य आशय आपका है। सामान्य आशय में सेक्शन 114 में है कि व्यक्ति का घटना स्थल पर उपस्थिति ही पर्याप्त है। व्यक्ति का आपराधिक कृत्य में घटना स्थल पर उपस्थिति पर्याप्त है, इसलिए वीरेंद्र कुमार घोष किंग इम्परर वाली केस में वीरेंद्र कुमार घोष को कॉमन इंटेंशन के अनुसार दोषी माना गया। ठीक, और इसी के विपरीत आप देखिए, इसी के विपरीत यह जो है कि केस 1823 की केस थी वीरेंद्र कुमार घोष की, 1823 नहीं 1923, हाँ 1823 थी, 1923 ये केस 1923 की थी वीरेंद्र कुमार घोष की। 1923 में वीरेंद्र कुमार घोष के केस में सामान्य आशय के अनुसार सबको दोषी माना गया, लेकिन 1943 की केस आई महमूद शाह बनाम किंग इम्परर केस में। महमूद शाह बनाम किंग इम्परर वाली केस में सामान्य आशय के अनुसार दोषी नहीं माना गया। महमूद शाह किंग इम्परर केस में जैसा कि आप इस फैक्ट जानते हैं, फैक्ट के अनुसार यह था कि आवाज चिल्लाने पर अंदर से दौड़ते हुए एक महमूद शाह बंदूक लेकर आते हैं और वहां अपने पिता को घायल अवस्था में देखते हुए गोली चला देते हैं, लेकिन वहां पर हत्या के लिए उनको दोषी नहीं माना गया। वहां पर जो और 2 लोग थे उनके अपराध में इनके अपराध में भिन्न माना। न्यायालय ने कहा कि 302 के लिए उनको दंडित न किया जाए, क्योंकि उनका रोल जो है सम आशय और सामान्य आशय के अनुसार बताया। इसमें इस केस में बताया गया कि सम आशय क्या है, सामान्य आशय। सम आशय से तात्पर्य है कि जब एक ही रूप में एक ही समान प्रकृति के कोई आपराधिक कृत्य करते हुए कई व्यक्तियों द्वारा सहयोग किया जाता है तो वह सेम रोल है, सेम आशय है। और समरूप आशय तात्पर्य उस आशय से थोड़ा भिन्न था। उस आपराधिक आशय तो एक था, लेकिन जो कृत्य था, आपराधिक कार्य थोड़ा भिन्न था। तो इस प्रकार से वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर वाले केस में और महमूद शाह बनाम किंग एम्परर वाले केस में वहां कॉमन इंटेंशन के अनुसार दोषी माना गया, जबकि यहाँ पर जो है 302 में दोष मुक्त, 302 में सजा इसलिए नहीं दिया गया महमूद शाह किंग एम्परर वाले केस में। इसमें ये कहा गया कि इसका रोल जो है कॉमन इंटेंशन अनुसार सेम रोल एंड सिमिलर रोल के अनुसार इसको भिन्न, अब उन अन्य अपराधियों की अपेक्षा इस अपराधी में रोल के अनुसार भिन्न बताया गया। इस तरह से अब आपको यहाँ सेक्शन 34 आप जानिए, सेक्शन 35 में जो है कि आपको मैं बताया ही था, सेक्शन 35 भी जो है कि कार्य परिणाम के लिए है। सेक्शन 36 अंशकार द्वारा लोक द्वारा है, 37, 38, 39, 37, 38 और 107 में आपको मैं बताया ही था। 107 में है कि अबेटमेंट है, दुष्प्रेरण है, किसी बात के दुष्प्रेरण। 107 बताया गया जो कोई व्यक्ति किसी बात के दुष्प्रेरण करेगा
सहायता द्वारा, सहयोग द्वारा, उस कार्य द्वारा कोई कार्य करके अथवा करा करके सहयोग करता है, सहायता करता है तो भी दुष्प्रेरण का दोषी होगा। अर्थात दुष्प्रेरण से तात्पर्य है जो कोई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को अपने द्वारा, सहायता द्वारा या सहयोग द्वारा या किसी उस कार्य द्वारा करके अथवा करा करके कोई सहयोग करता है तो 107 है। 114 में घटनास्थल उपस्थिति आने को उत्तरदायी बताता है। 149 में है, 120 में है आपराधिक षड्यंत्र द्वारा, आपराधिक षड्यंत्र कर कोई कार्य करता है इस तरह से तभी संयुक्त उत्तरदायी के अनुसार दोषी माना जाएगा। 149 में है कि जब कोई आपराधिक कार्य 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा, जबकि कोई आपराधिक कार्य 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा सबके समान उद्देश्य को, कॉमन ऑब्जेक्ट को, समान उद्देश्य को अग्रसर करते हुए किया जाएगा तो उस कार्य में हर व्यक्ति उसी प्रकार दायित्व अधीन होगा मानो वह कार्य स्वयं उसने अकेला किया है। यहाँ पर आपको जो है सेक्शन 149 जो आपकी परीक्षा में भी पूछा जाएगा, सेक्शन 34, सेक्शन 149 भी आप एलएलबी के बेस स्तर पर देखिए। आपको जो यहाँ मैं या कोई भी जो है प्रोफेसर से, जो भी विद्वान प्रोफेसर आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपको एक प्रकार से आप इस बात को जान लीजिए कि एक आपको इंट्रोडक्शन को, इस विषय का परिचय है, विस्तार से जानकारी के लिए आपको पुनः पढ़ना पड़ेगा, पुनः विस्तार से आपको जानकारी करना होगा। लेकिन एक विषय से संबंधित रुचिकर एक परिचय मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप थोड़ा से जुड़ने का प्रयास करिए और पढ़ना पढ़ाना आपको गतिशील अवधारणा के तहत इस तरह आप पढ़ेंगे, कई बार आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। जरूरी नहीं है कि पहली दिन आपको सब कुछ समझ में आ जाए, लेकिन प्रयास आप यही करिए कि थोड़ा से किताब लेकर के जो यहाँ बताया जा रहा है किसी भी सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट का आप किताब लेकर के आप व्यवस्थित ढंग से आप वहाँ उसको थोड़ा से नोट बना कर पढ़िए। अब आपको कोई प्रॉब्लम होती, कोई भी समस्या होती है तो संबंधित विषय के शिक्षक से आप उसके फोन नंबर पर आप फोन करके शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में, रात में किसी फोन नहीं करना आपको है, शाम को 4 से 5 के बीच में या 5 से 6 में जैसी परिस्थितियां हो तो आप फोन करके आप विषय से संबंधित बातों को आप सिर्फ कहेंगे कि ये विषय है, इसका ये प्रॉब्लम है, इसकी है। अब 134 से 149 के अंतर को हम बहुत साधारण ढंग से आपको पिछली बार भी बताया था, आज पुनः बता देते हैं। 34 के लिए समान आशय होना चाहिए और 35 सेक्शन 149 के लिए समान उद्देश्य होना चाहिए। आशय जो है दंडनीय नहीं है लेकिन उद्देश्य दंडनीय है। उद्देश्य अर्थात धारा 34 में जो है अगर कोई कार्य होगा तब दोषी माना जाएगा। अगर 4 लोग मिलकर कोई आपराधिक कार्य करने की योजना बनाते हैं तब तक वो दंडित नहीं है, दोषी नहीं, जब तक वो कार्य आपराधिक कार्य न कर दें। लेकिन 149 में अगर वो घटनास्थल में उपस्थित हो गए तो दंडित किए जाएंगे। क्यों कि यह भारतीय दंड संहिता धारा 141 में अनलॉफुल असेंबली की बात करता है। विधि विरुद्ध जमाव को हट जाने के लिए, विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर होने के लिए, विधि विरुद्ध जमाव अगर आपको बताया जाएगा तो अभी जब अगले दिन हम आप बताएंगे तो भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव बताया गया। विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए अगर जमाव इकट्ठा करता है तो दोषी होगा। 141 में अनलॉफुल असेंबली के नाते 149 के तहत हो अपराध न भी करें, अपराध न भी हो, अगर जमाव विधि विरुद्ध है तो दोषी। अगर जमाव अगर सही है, अब 5 ऐसा नहीं है 5 लोग अगर कहीं हो गए तो विधि विरुद्ध होगा। जब उसका आशय, उद्देश्य या कार्य की प्रकृति या कार्य का जो भी है वह अगर विधि के विरुद्ध है तो ही दोषी होगा, अन्यथा जो है कि किसी मतलब अच्छे कार्य के लिए विधि विरुद्ध जमाव नहीं कहा जाएगा। अर्थात 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों विधि विरुद्ध जमाव के तहत है दोषी माना जाएंगे। और इसमें जो है कि व्यक्तियों की सहभागिता के अनुसार जो है उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाएगा। आपराधिक घटना के घटित होने के पश्चात ही वह दोषी माना जाएगा। इस तरह से हम आपको जो है 34 और 149 में हम आपको बता रहे थे कि दायित्व से संबंधित, दायित्व में इसमें दायित्व का सृजन जो है आपराधिक घटना होने पर होता है। इधर दायित्व का सृजन जो है, दायित्व का सृजन इधर जो है जब आपराधिक घटना मतलब सिर्फ जमाव में अगर हो जाएंगे तभी दोषी माने जाएंगे। और इस तरह से अब आपको 34 और 149 में संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांतों के अनुसार व्याख्या किया गया। आपको मुख्य रूप से परीक्षा में जो अब तक जो मैं पढ़ाया हूं यहाँ तक, आपको मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूं। इन 3 क्वेश्चनों के संबंध में आपको पुनः मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन आप ध्यान सुन लीजिए। 3 क्वेश्चन आपका है क्या अपराध किसे कहते हैं, अपराध की परिभाषा, अपराध के आवश्यक तत्वों की व्याख्या करिए। केवल कार्य होना किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी न हो। मेंसिरिया एक्टस नॉन फैसिटियम निसिमेंसिटिया, केवल कार्य होना किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी न हो। ये पूरी आईपीसी का बेस है। जैसा अभी आप कार्य मन के अनुसार देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लायबिलिटी देख ही रहे हैं।
तो अब पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न आपको उसी में, पहला प्रश्न अपराध की परिभाषा क्षेत्र से हो गया। दूसरा प्रश्न है कि बेंसीरिया से दुराशय किसे कहते हैं, दुराशय का आवश्यक तत्व, दुराशय में जो है कि दुराशय सिद्धांत आवश्यक तत्व को मैं आपको विस्तार चर्चा किया, इसमें 3 केसेस बताए थे, आर नाम डाल्सन, आर नाम प्रिंस, नाथुला स्टाफ एमपी। और इस तरह से तीसरा क्वेश्चन आपका होगा सामान्य आशय किसे कहते हैं, सामान्य आशय सामान्य उद्देश्य में अंतर बताइए। 3 हो गया। चौथा है कि भारतीय दंड संहिता में जहां विभिन्न प्रकार के अपराधों की व्याख्या किया गया, उसमें आणविक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की भारतीय दंड संहिता में कहां व्याख्या की, व्याख्या करिए। अक्सर कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है कॉन्स्ट्रक्टिव लायबिलिटी, आणविक उत्तरदायित्व के अनुसार व्याख्या करिए। तो आपको आणविक उत्तरदायित्व में ये सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। 34, 35, 36, 37, 38, 107, 114, 120, 149, 396, कहती है 460 में है जो है कि प्रसंग। इस तरह से आने उत्तरदायित्व के संबंध में आप जितना लिखना है, इसमें आपको 2 केसेस में बताया था, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग इम्परर की केस को आपको लिखना है, और इसके बाद आपको लिखना है महमूद साहब बनाम किंग इम्परर। ये दोनों केसों को लिख करके आपका प्रश्न क्लियर होता है। अगले दिन आपको जब मैं अब क्लास में पुनः आप फिर क्लास मुलाकात आपसे होगी, तो आपको दंड की परिभाषा, दंड के सिद्धांत आप बताएंगे। दंड क्या है, दंड के क्या महत्व है भारतीय दंड संहिता में। जहां पर विभिन्न प्रकार के अपराधों की व्याख्या किया गया है, वहीं पर विभिन्न प्रकार के दंडों की व्याख्या किया गया है। दंड के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करिए, आपके क्वेश्चन में आएगा। इस तरह से आपको दंड के संबंध में आप बताना है। इसके पहले के जो आपको है सेक्शन, ये आपको परीक्षा से संबंधित उपयोगी नहीं है, आपको पढ़ने से संबंधित है, आप उसको पढ़ लीजिए। इससे अपराध सेक्शन 40 बताया गया है। अपराध से तात्पर्य वही शब्द है जो विधि के द्वारा निषिद्ध हो, समाज के द्वारा निंदनीय हो, राज्य के द्वारा दंडनीकृत हो, उसको अपराध कहते हैं। सेक्शन 40 में आपको विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। सेक्शन 44 में आपको बताया गया है क्या कहते हैं कि वो इंजरी क्या है, क्षत क्या है। क्षत से तात्पर्य है किसी व्यक्ति के मन में, शरीर में या संपत्ति से संबंधित कोई क्षति पहुंचाया जाता है। सेक्शन 44 में क्षति की बात हमेशा वही लागू होगी। इसके बाद लोक विधि, स्थानीय विधि है। स्थानीय विधि से तात्पर्य है कि जो लोकल किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, पर्टिकुलर लोगों के लिए, पर्टिकुलर व्यवस्था के लिए लोकल विधियां हैं, वह जो है लोकल लॉज है। और वह जो है कि विशेष विधि, स्थानीय विधि से तात्पर्य है किसी विशेष समुदाय के लिए, विशेष वर्ग के लिए, विशेष जात के लिए जो कोई कानून बना है, विशेष विधि है। जैसे अनुसूचित जात जनजात अत्याचार निवारण अधिनियम, ये आप देख ही रहे हैं। अनुसूचित जात जनजात अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 का केस है, 79 कानून है। इसके बाद तमाम आप देख रहे हैं राजकुआ है, पोटा है, और ये तमाम इस तरह से जो कानून बने हैं, ये सभी कानूनों को ये कहते हैं कि विशेष विधि। इस प्रकार से अब चैप्टर 3, आपको चैप्टर 2 आज हमने कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर 3 में अब आपको दंड की परिभाषा, दंड के सिद्धांत सेक्शन 53 से आपको शुरू किया जाएगा। अगले दिन आप पुनः क्लास में आइए। आप आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अब से भी आईपीसी का बेयर एक्ट ले लीजिए और किताब ले लीजिए, उसको आप पढ़िए। कोई भी समस्या आपको है तो आप अपनी समस्या का निदान आप कर सकते हैं, और विस्तार से आपको जानने के लिए थोड़ा से पढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद आपको।